नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एनसीईआरटी की क्लास 7th ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वायु, जो कि क्लास 7 ज्योग्राफी का लेसन 4 है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र में आपको वृत्त आरेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की, जो कि 78% है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, जो कि 21% है। फिर उसके बाद आर्गन, जो कि 0.93% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर्स 0.04% है। अब हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना, और इसके अभाव में, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो इसके अभाव में हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है।
गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग आज की सबसे मुख्य समस्याओं में से एक है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। आते हैं, सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, तब फिगर देखते हैं। फिर क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार संबंधी जो भी गतिविधियां हैं वो इसी मंडल में होती है। चलिए पहले हम फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से लेके 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, और फिर क्षोभ सीमा से हमारे दूसरा मंडल आ जाएगा। क्षोभ सीमा किसको अलग करती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। फिर उसके बाद समताप मंडल यहाँ 10 किलोमीटर से 50, मतलब 0 से 50 तक समताप मंडल, फिर समताप सीमा, फिर समताप सीमा के बाद आपका आ जाता है मध्य मंडल जो कि 80 किलोमीटर तक है, फिर मध्य सीमा, फिर उसके बाद हमारा बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल है जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक है। आई थिंक उसके बाद देखिए इसमें जैसे जैसे हम इसमें जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। इसमें हमारा तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता है, अदरवाइज लगभग समान रहता है। फिर उसके बाद इसमें भी हमारा तापमान घटता है, फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके हमारा जो तापमान है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। तो अरे जो संचार संबंधी गतिविधियों के लिए हमारा आयन मंडल मतलब बाह्य वायुमंडल का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम तथा जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है।
क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग 2 अरब का केवल एक भाग मतलब 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। मौसम को जानकारी के लिए यंत्र तापमापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है, वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है, वात दिक्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव के अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायुदाब यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायुदाब हमारे शरीर के ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष प्रकार से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को पवन कहते हैं और आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है।
कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः तीन प्रकार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अस्थायी पौने, अस्थायी पौने, मौसमी पौने और स्थानीय पौने। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पौने अस्थायी पौने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते रहते हैं। मौसमी पौने, ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पौने। स्थानीय पौने, ये पौने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समय। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये आपका फिगर है। यहाँ पे आपके इतने पार्ट में आपके व्यापारिक पौने चलते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी पूरी पछुआ पौने चलते हैं। और इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी पूरी पछुआ पौने चलते हैं। और इधर ये पूर्वी पौने हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरीके से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। पच्चीस अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की बड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल सागवान तथा बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गया। आर्द्रता, जब जल
जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिन्ह छोड़ते हैं। उनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी बरसों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये आपका संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला हैं। ये हो गया आपका लेसन। ये क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कौन सी गैस है? ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है कौन सी है? क्षोभ मंडल, क्योंकि इसी में हम लोग रहते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो क्षोभ मंडल में बादल बनते ही हैं। समताप मंडल में कुछ स्पेशल टाइप के बादल बनते हैं। वैसे मध्य मंडल वैसे बट आप समताप मंडल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल टाइप के बादल बनते हैं, उनसे बारिश नहीं होती है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा। व्यापारिक पौने कौन से पौने हैं? अस्थाई पौने हैं। लू स्थानीय पौने हैं। मानसून मौसमी पौने हैं। पवन की क्षैतिज गति है। ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।